कैसे हो प्रिय स्टूडेंट। मैं अनुराग शर्मा मिशन बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि सर्दी चल रही है और इसमें थोड़ी तबीयत ने साथ छोड़ दिया था। तो अब तबीयत में कुछ सुधार हुआ है, तो आगे की वीडियो चलते हैं, क्लास पे चलते हैं। और हमने पिछली क्लास में खंड 6 का एक क्वेश्चन कर लिया था। हम क्या कर रहे थे, संजीव डेसक वर्ग कक्षा 10 की और मॉडल पेपर 2 हमारा क्या है चल रहा था। जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, ताकि साथ साथ चलता रहे और आगे से क्या है कंटिन्यू क्लासेस आती रही, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो खंड 6 का सेकंड क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, आज बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी एक्स वाई क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो बिंदु डी एक्स वाई ज्ञात कीजिए। यह हमें दे दिया गया है, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। तो अपने बना लेते हैं कुछ इस प्रकार समांतर चतुर्भुज को, और इसके शीर्ष क्रम के अनुसार से दे दिए, यानी ए बी सी और डी। ए की वैल्यू हमें दे दी 6,1, बी की वैल्यू दे दी 8,2, सी की दे दी 9,4 और डी की दे दी x, y। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज दे दिया और x और y की वैल्यूज निकालनी। ठीक है ना, तो करेंगे क्या, ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमको पता है भी जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वो बात लिख देंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात हम जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या है निकाल लेंगे इसके विकर्ण, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समान दो भागों में क्या कर रहा है, एक दूसरे को विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, भी समान दो भागों में विभाजित कर रहा है। अब इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है ना। तो ए और सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको हम कोई नाम दे देते हैं ओ जैसे। ठीक है, और डी और बी का मिड पॉइंट भी ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज नंबर 7 में अपने मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगता है। अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x1 प्लस में x2 बटे में 2, और अगर y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y1 प्लस में y2 बटे में 2। इन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, तो AC के विकर्ण AC हो गए और इधर क्या हो गया, विकर्ण DB के बीच का बिंदु के निर्देशांक अपने निकाल देते। ठीक है, निकालते हैं। अब यहाँ पे AC हो गया, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है ना 6,1। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पे विकर्ण AC, विकर्ण AC के मध्य बिंदु लिख देते हैं, का या के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देश, और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इक्वल होगा, बराबर होगा DB, विकर्ण DB के मध्य बिंदु के निर्देश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकर्ण AC, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो x1 प्लस में x2 यानी 6 और 9 15 बटे में 2। ठीक है,
और y की वैल्यू निकालते हैं तो 1 और 4 कितनी होगी 5, 5/2 इज इक्वल टू dv का हो गया अपने पास, यहाँ पे रखेंगे देखो x प्लस में कितना हो गया 8 बटे में कितना 2 और यहाँ से कितना हो गया y प्लस में 2/2। अब ये x की वैल्यू है तो इसके इक्वल होगी, ये y की है तो ये इसके इक्वल होगी, तो कर लेते हैं अपने x प्लस में 8/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए 15/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 15, ये 8 इधर आकर माइनस का हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अगर अपने यहाँ पे y की बात करें तो y प्लस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। छात्रों का माध्य भार ज्ञात करना है। इसमें आपको माध्य निकालना है और माध्य की 3 विधियां होती है, उनमें से आप किसी भी विधि का इसमें उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया गया नहीं है कि आप प्रत्यक्ष से कीजिए या कल्पित माध्य विधि से कीजिए या पग विचलन विधि से कीजिए। तो जो आपको अच्छी तरीके से आती है उस विधि से आप कर सकते हैं। तो अपने लेते हैं, यहाँ पे भार दिया गया है देखिए केजी के अंदर 40 से 45, ये पूरा 45 से 50, 50 से 55, ये हमें 75 तक दिया गया है, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। इस तरह लिख लेंगे इनको। स्टूडेंट्स की संख्या जो दी गई है, स्टूडेंट्स नंबर जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 2, 3 और 8 के साथ 6, 3 और 2। मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करूंगा क्योंकि वो आसान भी है। अगर हमें यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का दिया हुआ होता तो उस विधि का उपयोग करते। तो सबसे पहले देख लेते हैं उस विधि का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें अगर अपने को माध्य निकालना है तो अपना फॉर्मूला रहेगा सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, fi यानी बारंबारता हो गई। ठीक है, जो स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए हैं ये fi में लिखेंगे हम। ठीक है, बारंबारता होगी और सिग्मा का मतलब हो गया इन सबका योग। तो पहले अपने xi निकाल लेते हैं। xi निकालने का एक आसान सा तरीका है, क्या करते हैं, जो हमें निम्नतम सीमा दी गई और उच्चतम सीमा दी गई है उनको जोड़ना है और उसमें 2 का भाग लगाना है। तो 40 और 45 कितने हो गए अपने पास 95 हो गई, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया 4 2 8 15, 2 7 14, 5 कितने आ गई 47.5। पहली अपने पास आ गई 47.5। अब सॉरी, ये 40 और 45 85 में देंगे, 85/2 यानी 4, 2 7 5 आ गया, 2 2 4, 1 बच गया, 2 5 10, 42.5 आ गई, 42.5। और ये कितने हो गए 95 हो, कितने हो गए 95, 95/2, 2 चौके 8, 15 बच गई, 2 7 14 और 5, ये आ गया अपना 47.5। ठीक है, अब होता क्या है, अब 2 निकाल कर हम देख लेंगे, इनमें 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आता है तो सब में क्या आएगा 5 का अंतर आएगा। 47 और 5 कितनी होगी 52.5 आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा 57.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 62.5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। अब लिखा हुआ क्या है सिग्मा fi xi, तो यानी हमें fi xi निकालना है, यानी जो fi है उसका xi के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो करवा लेते हैं। 5 2 10 हंसल गई, 1 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, ये अपना हो गया। इसके साथ करवा लेते हैं, 3 5 15, 7 21 और 1 22, 2 4 3 12 और 2 14। ठीक है, इसके साथ करवा लेते हैं। 8 5 40, 4 चली गई, 8 2 16 और 4 कितनी होगी 20, 2 चली गई, 8 5 40 और 2 कितना 42, 6 5 30, 3 7 6 42 और 3 45, 4 6 5 30 और 4 कितना 34, 6 5
30, आंसर गई 3, 6 2 12 और 3 15, आंसर गई 1, 6 6 36 और 1 कितना हो गया 37, 3 5 15, आंसर गई 1, 7 21 और 1 22, आंसर गई 2, 6 3 18 और 2 कितने हो गए 20, 5 2 10, आंसर गई 1, 2 2 4 और 1 5 और 7 2 14, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने क्या निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई, यानी इन सब का जोड़ कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 12 कितने हो गए 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो रहा है, ये देखिए यहाँ से 5 और 5 10, 1 चली गई, 5 और 1 कितने 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13 और ये 18 और 2 20, 20 और 5 25, 2 चली गई, 8 और 2 कितने 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, आंसर चली गई 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, अपने पास आ गया 1715 और ये सिग्मा एफ आई कितना आ गई 30 आ। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख देंगे, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1715 अपॉन में कितना 30, अपॉन में कितना 30, तो इनका भाग दे देंगे, यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं 1715 में 30 का, वैसे अगर आप काटना चाहते हो तो 5 से काट भी सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं 6 3 18 ज्यादा हो गई तो 5 पर जाएगा, 3 5 15 यानी 150, यहाँ से कितना बच गया 1 215, 7 पे चला जाएगा, 7 21, ये 210 हो गया, 5 बच गया, लगाया पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गई, ये आ गया 30, बच गए 20, पॉइंट लगा हुआ था 0, 3 6 18, लगभग इतना आ रहा है 57.16, लगभग अपना आंसर क्या रहेगा 57.16। तो ये अपनों ने मध्य कर लिया है 19वें क्वेश्चन का। तो दिए गए छात्रों का माध्य भार पूछा है, तो दिए गए छात्रों का माध्य भार कितना होगा 57.16 केजी। ठीक है, तो जल्दी से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक होता है। यह सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक होता है। संपूरक, तो यहाँ पे मतलब समझते हैं संपूरक का। संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण वे होते हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री हो सकता है, वो 90 के भी हो सकते हैं। ठीक है, चाहे 180 के हो चाहे कितने के हो, उनका योग कितने का होगा 180 डिग्री का। तो दिया हुआ है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर क्या खींचनी स्पर्श रेखा। ये अपने यहाँ पे बाहरी बिंदु P ले लेते हैं और इससे इस वृत्त पर क्या है स्पर्श रेखाएं खींच, ठीक है, ये खींच दी। आगे बात, कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का संपूरक होता है। स्पर्श बिंदुओं द्वारा यहाँ पे स्पर्श कर रही है, इन बिंदुओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है, केंद्र को मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए, यहाँ पे बी, ठीक है ना। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण का क्या होता है संपूरक होता है। ठीक है, तो अपने को अब ये निकालना है, ये वाला कोण P और कोण O दोनों क्या है संपूरक कोण है, दोनों क्या है संपूरक कोण है। तो करते हैं यहाँ पे, अपने को देखिए सिद्ध करना है, पहले लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है ये देखिए, एक तो कोण O और एक कोण P, ये दोनों मिलकर क्या होने चाहिए संपूरक होने चाहिए। तो कोण AOC प्लस कोण APB, APB दोनों कितने के होने चाहिए 180 डिग्री के होने चाहिए, ये अपने पास होता है। तो अब चलते हैं सिद्ध करते हैं इसको।
तो अपने को बताए, ठीक है ना, स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पर जो केंद्र से स्पर्श बिंदुओं द्वारा जो रेखा खींची गई वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र पर क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, केंद्र पर लंब होता है, और लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विकोण, कोण ओ ए पी, या हाँ ये लिख देते हैं कोण ओ ए पी इज इक्वल टू, बराबर होगा कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी, और दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये बात हमने लिख दी। अब ये देखिए जो चतुर्भुज बन रहा है ए ओ बी और पी, तो चतुर्भुज ए ओ बी पी में, अब अपने को बताया चतुर्भुज में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे चतुर्भुज ए ओ बी पी में, ठीक है, लिख देते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी। चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री। कितने डिग्री के होंगे, 360 डिग्री के होंगे। इन दोनों कोणों का तो अपने को पता ही नहीं है कितनी है वैल्यू। इसका कितना है बताओ, 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, 360 डिग्री। अगर इनकी वैल्यू निकालनी है, AOC प्लस कोण APB, ये 90 और 90 180 हो गई, इधर जाकर माइनस की 180 डिग्री। यहां से क्या आ जाएगा, AOC प्लस कोण APB बराबर में कितने आ गए, 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो हमने कर दिया। तो जल्दी से इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खंड द का पहला क्वेश्चन है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इनमें अथवा में भी आपको क्या है, मिलेंगे, अथवा में भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपको अथवा में क्वेश्चन है, तो आपको एक ही क्वेश्चन करना है इन दोनों में से। तो पहले देख लेते हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी, तो यहाँ पे लड़कियां और लड़कों दोनों की संख्या का पूछा गया है। तो अपने मान लेंगे यहाँ पे, माना बॉयज की संख्या, कितनी मान लेंगे, x, और माना गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, y। ठीक है, अब यहाँ पे रैखिक समीकरण बनानी है, तो इनमें जो कंडीशन दी गई है ना वो देखते हैं। यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी चाहे लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पे अपनी स्थिति फर्स्ट क्या बन जाएगी, स्थिति फर्स्ट, वो भी किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। स्थिति फर्स्ट प्रश्नानुसार क्या बन जाएगी बताओ, कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थी हैं, यानी लड़के और लड़कियां मिलकर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये अपने पास बन गई कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में जो अंतर है ना वो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। ठीक है, तो स्थिति सेकंड क्या बन रही है अपनी, यहाँ पे प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड क्या बन रही है, प्रश्न के अनुसार ये बन रही है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर है। ये कंडीशन नंबर 2 है। अब इनको क्या करना है,
अपने को लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ ये बन गई समीकरण नंबर 1, ये बन गई समीकरण नंबर 2 और इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल कर, ग्राफीय विधि से हल कर। तो देखते हैं समीकरण 1 की सारणी क्या बना लेते हैं, समीकरण 1 की सारणी बना लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 की सारणी बनाने के लिए हमें समीकरण 1 का उपयोग करना पड़ेगा, x प्लस में y इज इक्वल टू 10। अब मैं चाहे x की वैल्यू इधर ले जाऊं, y की वैल्यू इधर ले जाऊं, वो मेरे पे है और आप भी कोई भी लेके जा सकता है यहाँ। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस y। ठीक है, अब इसकी टेबल बनानी है तो टेबल बनाते हैं। किस प्रकार बनानी, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा होने के साथ साथ आसान भी है और अच्छे नंबर देकर जाता है, x और y। तो मैं यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 11, 12, वो जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ y इज इक्वल टू 5 रखने, y इज इक्वल टू 5 रखने पर मैं y बराबर 5 रखता हूँ, y के बराबर मैंने 5 रख दिए। x की वैल्यू देखता हूँ कितनी आ रही है, 10 माइनस 5 कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखता हूँ, 6 रखने पर y की वैल्यू 6 रखने पर, चलिए y की वैल्यू 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 रख दी। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 4। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और ये अपनी पहली जो इक्वेशन है x प्लस में y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1 जो हमने ले रखी थी उसकी टेबल है। अब समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाते हैं, समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी। तो समीकरण नंबर 2 क्या बोल रही है, देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। मैं इसमें क्या है x को इधर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस में x, ये अपनों ने पहले ही बना के रख ली। अब इसमें क्या है, मान रखनी है सीधे और आसानी से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू रखें, देखते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रखने पर कितना रख दिया, 4 रख दिया। x की वैल्यू कितनी रख दी, 4 रख दी। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस में 4 और कितना आ गया, 8। 4 प्लस में 4 कितना आ गया, 8 आ। ठीक है, और x की वैल्यू 3 रखने पर 3 रख देता हूं, 3 रखने पर यहाँ पे 3 रख देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4 प्लस में 3 कितना आ गया, 7। अब कंडीशन रखनी, x इज इक्वल टू 4 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। x इज इक्वल टू 3 रखा, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। और ये अपनी इक्वेशन सेकंड की सारणी है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 4, जिसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे रखा है। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अपने पास यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है लेकिन बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ। चलिए ये अपना क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, वाई एक्स हो गया, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक्स डैश के मान माइनस में होते हैं, वाई डैश के मान भी माइनस में होते हैं, हमने यहाँ पे माइनस लिया भी नहीं है तो यहाँ यहीं पे कर देते हैं इनका ग्राफ। अब देखिए पैमाना मान लेते हैं, आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 भी करके पैमाना मान सकते हो, या 5, 10, 15 इस प्रकार भी। तो अपने पास यहाँ पे छोटी संख्या है तो अपने 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y की वैल्यू 8। ठीक है, अब अपने पहले सारणी नंबर 1 को लेकर चलते हैं। इसमें x की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 5 और y की वैल्यू भी 5।
x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 5 है ये रही, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख दे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, तो लगभग यहाँ पे रहेगा ये, ठीक है। यहाँ ये अपने इसको क्या है मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार इसको आगे कर दें और इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख दी, ये कौन सी है, x प्लस में y इज इक्वल टू 10 की क्या ये रेखा है। अब 2 नंबर सारणी पे चलते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी 8, तो ये लगभग x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 8, तो ये लगभग यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 7, तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से क्या है, और इस पे इसकी समीकरण लिख देते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4। अब जो हमें कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है ना, कटान बिंदु ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसके निर्देशांक देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला और लगभग यहाँ से ये वाला, स्केल से बनाएंगे ना तो एकदम सही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू 7 आ रही है, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 3,7, 3,7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7, x हमने क्या माना था बॉयज की संख्या, तो बॉयज की संख्या है ये वाली, ठीक है, और y यानी गर्ल्स की संख्या, तो गर्ल्स की संख्या। अब अपनी देखिए अपने को ये सवाल सही है या नहीं, ये किस प्रकार पता लगाएंगे। अब देखिए पहली कंडीशन तो क्या बोल रही है, अभी दोनों जो गर्ल्स और बॉयज है ना वो मिलकर 10 है, तो 7 और 3 10, ये कंडीशन अपनी संतुष्ट हो रही है। यहाँ से दोनों का अंतर कितना है 4, तो 7 में से 3 गए, देखिए कितने आ रहे 4 आ रहे। तो ये खंड द का एक क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में करवा दिया है। आशा करता हूँ भी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ भी गए होंगे, और अगर आप अपना नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में क्या है वापस से वो सवाल को रिपीट करवा दूं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें, क्लास को लाइक करें और निरंतर हमारे साथ बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल का नाम है मिशन बोर्ड है। हम क्या बोर्ड का मिशन लेकर चले हैं और हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी क्लास पहुंचे, ताकि वो इस क्लास से क्या है बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सके, नो टेंशन पढ़ाई कर सके, फ्री माइंड से पढ़ाई कर सके। और मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा भी जल्द से जल्द आपको क्लासें आती रहे, तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत।